फिर हम लोग को पढ़ना रहेगा इमरजेंसी एंड लाइफ सपोर्ट। ठीक है, इमरजेंसी कौन सी कंडीशन होती है, एक दो एग्जाम्पल बताओ इमरजेंसी। अरे देखते हो बेटा, बताओ ना, किसी को एमआई आया इमरजेंसी है, किसी को स्ट्रोक आया इमरजेंसी है, और एक सिंपल सा इमरजेंसी बताओ बच्चों में। हाँ, दो इमरजेंसी बताओ, एक को बताओ। ऐसे एक छोटा सा बच्चा है खेल रहा है, उसको ऐसे कौन सी इमरजेंसी हो सकती है बेटा, उसने कुछ निकल लिया नट वगैरह, ठीक, पेट फंस गया, सांस में दिक्कत होगी, दैट इज इमरजेंसी। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, बच्चों को बहुत सीवियर निमोनिया हो गया, वो भी इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का मतलब हो गया बेटा कि जो आप नॉर्मल कंडीशन में ट्रीट नहीं कर सकते, बड़ी इमरजेंसी जाना होता है। ठीक है, मतलब कि कभी भी लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गया। लाइफ सपोर्ट में क्या हो सकता है बेटा, कोई भी लाइफ मतलब ऐसी मेडिकेशन जो कि इंजेक्टेबल हो, ठीक है, और क्या हो, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, कभी कभी इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि आप ओरल को छोड़ करके ऐसा इंटरवेंशन की जरूरत हो जो कि केवल हॉस्पिटल में हो सकता है, तो इमरजेंसी कंडीशन होगी। तो हो गया ना, इमरजेंसी का डिफिनेशन समझ में आया होगा। लाइफ सपोर्ट, ठीक है, जो भी उसके लिए दे देगा उसको लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। ध्यान दो, इमरजेंसी और लाइफ सपोर्ट आर द फोकस टू इमीडिएट असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। इमरजेंसी कंडीशन में इमीडिएटली जरूरत होगी ना। अब क्या है, किसी बच्चे को सपोज कर लो नट निकल गया है, अब क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, आपने मतलब इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको ना। एक बच्चा है आपके घर में छोटा सा, उसने नट निकल गया, क्या करोगे, हेलमेट मैन्योर। हेलमेट मैन्योर कैसे करते हैं पता है, आओ बताओ, बताओ कहीं गया, ठीक है, यहाँ पे आते बेटा हेलमेट मैन्योर के लिए पहले थोड़ा सा छूटो, उसके बाद हम ऐसे प्रेशर करेंगे। जैसे क्या होगा, यहाँ पे लग रहा होगा प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, तो बाहर आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। कितना, अगर वो 1 साल के ऊपर है तो, अगर छोटा बच्चा है तो क्या करोगे, उसको बच्चे को क्या करोगे, इस हाथ पे लेटा दोगे, उसके बाद उसमें इसको क्या करोगे, प्रेस करोगे कई बार, ठीक है, फिर सीधा करोगे उसकी चेस्ट को प्रेस करोगे। समझ में आया, सीधा करके वो निकल जाएगा। एक इमरजेंसी हो गया, इसको जरूर जानते रहना, अगर गलती से कभी भी आपके घर आसपास कहीं भी हो गया, ठीक है, उसका टाइमली एक्शन कैन सेव द लाइफ एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर उसको सही समय पे आप हेलमेट मैन्योर कर दोगे बेटा, तो क्या होगा, उसका जो नट नशा होगा निकल जाएगा। अगर निकलने लायक होगा तो, नहीं निकलेगा तब भागोगे आप कहाँ पे, इमरजेंसी में। वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे एनटी का डॉक्टर बैठा होगा, ठीक है, विंडो स्कोप से देख करके निकालोगे, ठीक है। देखिए बातें समझ में आ गई। अब सपोज कर लो बेटा एक ट्रेकिया में गया है, विंडो स्कोप से निकालेगा, लेकिन उसको फाइबर्स में चला गया तो क्या करेगा, कोलोनोस्कोपी करना उससे निकलेगा, ठीक है। कैसे पता चलता है बेटा कि ट्रेकिया में है गया, और कैसे पता चलता है कि ओसोफेगस में है, जब एक्सरे कराओगे, ठीक है, पॉइंट की बात करता हूँ मैं, सिक्का निकल लेते छोटे बच्चे ना, तो कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेकिया में गया है, ओसोफेगस में गया है, जब एक्सरे करा के देखोगे तो नॉर्मल कंडीशन में जो एक्सरे की भी होती है, एपी होगी नॉर्मल कंडीशन में एक्सरे करा के, तो ओसोफेगस कैसा बनता है, वो बनता है ना, अगर ओ के आकार का दिखेगा तो ओसोफेगस में है। अगर आपका सिक्के का एक पार्ट दिखेगा, कोई पॉइंट है आपके पास, चलो मेरे पास ऐसा है, ठीक है बेटा, देखो अगर ओसोफेगस में दिखेगा तो आपको सामने से ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर ट्रेकिया में क्या होगा तो सामने से आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, तो आप पहचान जाओगे एक्सरे देख करके कि ये ओसोफेगस में है कि ट्रेकिया में। अच्छे वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सरे दिखा, आया समझ में। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट बी द स्किल। हाँ, अभी हमने शायद सियाते में पढ़ लिए थे, ठीक है, कितना होता है रेशियो, 2, ठीक, 1 रेस्क्यूअर है 2 रेस्क्यूअर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और इन्फेंट देखो बेटा, उसके बाद फिर पीडियाट्रिक और इन्फेंट 1 साल के ऊपर, ठीक है, सिर्फ नियोनेट में 3:1 होता है, पीडियाट्रिक या 1 साल के ऊपर मतलब 28 दिन के ऊपर वालों में सेम कंडीशन होता है, कितना 30:2 होता है। 1 रेस्क्यूअर रहेगा तो पीडियाट्रिक के केस में, ठीक है, अगर 2 रेस्क्यूअर रहेगा तो 15:2 होता है। कितनी बातें समझ में ना, ये मैंने बताया कि सर याद होगा, तो जरूर याद करना है, ठीक है। याद है कि बताओ फिर से, ठीक है।
तो ये कंडीशन होता है बेटा आपका शॉक मैनेजमेंट। शॉक को कैसे मैनेज करोगे बेटा? शॉक को एक में कैसे डिफाइन करोगे कि शॉक किसे बोलते हैं? अगर बेटा आपसे शॉक कभी पूछा जाएगा तो बोलोगे कि परफ्यूजन क्या होता है, टिश्यू का परफ्यूजन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या लॉस हो जाता है। ठीक है, शॉक का मतलब कई टाइप का होता है शॉक ना। जो मोस्ट कॉमन शॉक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। एक इसकी वजह से होता है बेटा, किसी बंदे को वोमिटिंग हो गई, ब्लड लॉस हो गया, तो फ्लूइड का लॉस हो जाना हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो अब क्या दोगे? एक लिमिट मात्रा में जितने जरूरत होगी फ्लूइड ये शॉक हो गया। ठीक, आ जाओ यहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी लाइफ सपोर्ट। ठीक है बेटा, हमेशा ये सब जितने भी केवल BLS को छोड़ करके जितने भी सेटअप होते हैं बेटा, उसको हम कहाँ कहते हैं? हॉस्पिटल कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका कार्डियोपल्मोनरी लाइफ सपोर्ट होता है बेटा, इन्वॉल्व इमरजेंसी पोजीशन मेंटेन क्या करता है? एयर के ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? CPR भी होता है इसके अंदर में आ जाएगा, पूछा जाएगा CPLS का पहले फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आपसे वाइवा में, दूसरा CPLS के बाद आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या क्या आ सकता है। तो CPR दोगे ना, उसके बाद वेंटिलेशन वो आता है लगाने, शॉक लगाने। ठीक है, रेस्क्यू के लिए दोगे ऑक्सीजन, हॉस्पिटल ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन। ठीक, इसमें होता है कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर, दोनों की कंडीशन होता है। ठीक, ये 3-4 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे ना। पहला क्वेश्चन क्या बना कि इसमें क्या क्या होता है? ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, आपका CPR, डिफिब्रिलेशन और रेस्क्यू इसके कंपोनेंट हो गए। किसमें यूज करते हैं? तो कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? ये ऑक्सीजन दे रहा है ना CPR। ठीक है, CPR ऐसे करते हैं ना। क्यों ऐसे करते हैं बेटा? क्योंकि ये चेस्ट में लगाते हैं। तो इसका बेसिक रीजन हम ऐसे नहीं कर सकते थे ना, हम ऐसे ही क्यों करते हैं? बताओ बेटा, सोचो तो समझ आओगे तुरंत, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे करो तो समझ आ जाए। खुद ऐसे करके देखो क्या समझ आ रहा है? बेटा फोर्स ऐड हो जा रहा है, इसका भी फोर्स दोनों का फोर्स एक ही जगह ऐड हो जा रहा है, समझ आ रहा है? लेकिन आप ऐसे करोगे तो उसका फोर्स दो जगह डिवाइड हो जाएगा, जबकि मुझे क्या करना है? फोर्स को एक जगह लगाना। ये बेसिक रीजन होगा ऐसे करना। उसके बाद आ जाओ बेटा CPR। इसमें क्या करोगे? सबसे पहले हमने ऑलरेडी बता रखा है कि आप जाओगे, सबसे पहले सीन ऑफ सेफ्टी देखोगे, फिर गार्ड का हेल्प करोगे, फिर आप क्या करोगे? उसको देखोगे कि रिस्पॉन्सिव है कि मतलब अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, अगर क्या होगा रिस्पॉन्सिव, पहले क्या करिए? सबसे पहले आप वहाँ गए उसको देख लो। ठीक है, उसके बाद सीन ऑफ सेफ्टी देखोगे। ठीक, उसके बाद कॉल पर हेल्प करोगे। जब कॉल पर हेल्प करोगे ना, उसके बाद फिर से देखोगे ना कब आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या करोगे बेटा? ओपन एयर एंड चेक ब्रीदिंग। ठीक, उसके बाद क्या करोगे? चेस्ट कंप्रेशन करोगे। रेस्क्यू को याद है 30 को कंप्रेशन का डेप्थ कितना होना चाहिए बेटा? 5 से 6 सेंटीमीटर। ये वाला जरूर पूछेगा यहाँ पर। ठीक है, और कब देते हैं? जब 5-6 सेंटीमीटर दबा देंगे ना, पूरा रिक्वायर होने देना है, फिर दोबारा देना। इतनी तेज करना है कि मतलब पूरा। ठीक है, समझ में आया ना? मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है बेटा। उसके बाद रेट कितना होना चाहिए बेटा? जो स्पीड हो आपको ना 100 से 120 मिनट 1 मिनट होना चाहिए। सोच लो कि 1 मिनट में लगभग 2 करने हैं, इतनी तेज करना होगा और उसको रिक्वायर भी कर देना होगा पूरा प्रॉपर से। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है? सेट एंड साउंड, चिल्लाओगे उसकी सबसे पहले जाओगे। उसके बाद क्या करोगे बेटा? कॉल कर दोगे, फिर चेक करोगे ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? हैंड प्लेस करोगे वहाँ पे जहाँ पे CPR में, फिर पुश फास्ट पुश हार्ड करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बेटा? ये साइकिल रिपीट करते जाओगे। कितने में? हर 30 सेकंड, मतलब 30 स्टेप का रेस्क्यू देंगे, हर 2 मिनट में रिपीट करोगे। ठीक है, अब आ जाओ चाइल्ड में। तो चाइल्ड में क्या करोगे? सेम सब कुछ होता है, बस वहाँ पे जो चेस्ट कंप्रेशन हो रहा था बेटा 5 से 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर ना करके 1/3 ऑफ चेस्ट याद करोगे। ठीक है, उसके बाद सिंगल में मैंने बता रखा है, डबल में मैंने बता रखा है। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा? पीडियाट्रिक है, क्या यूज कर सकते हो? एडल्ट में कर सकते अवेलेबल। ठीक, उसके बाद आता है बेटा इन्फेंट में। मैंने क्या बोला था? इन्फेंट में भी सेम होता है सब। देखो ध्यान से, सब सेम है ना। यहीं पर अगर नियोनेट लिखा रहता तब क्या होता है? 3:1 बस। नियोनेट किसको बोलते हैं बेटा?
हाँ, कितने दिन तक? 28 डेज, ठीक है। 1 to 28 डेज को न्यू नेट बोलते हैं, और 1 साल तक के लिए क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों क्या हो गया ना, अलग अलग सबका। इन्फेंट को चिल्ड्रन की तरह ही कंपेरिजन करो, बस न्यू बॉर्न को अलग करो, ठीक है। आ जाओ बेटा डिफिब्रिलेशन, ठीक है। देखो कहाँ डिफिब्रिलेशन कहाँ पे लगाते हैं? तो जो डिफिब्रिलेशन होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। तो जो ईसीजी का रिदम गड़बड़ होता है ना, तो जब शॉक दोगे तो क्या करता है, होता क्या, ध्यान से सुनना। जो हार्ट देखा आपने, हार्ट में होता है बेटा राइट 2 अट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो एट्रिया होता है किस साइड का? राइट साइड का। वहाँ क्या होता है? एसएन नोड होता है, ठीक है। उसके बाद एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हीट होता है, पुरकिंजे फाइबर होता है। तो जो आपका पल्स जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो एसएन नोड करता है, और फिर आपका एवी नोड करता है। अब क्या हो गया, सपोज कर लो कि इसकी रिदम गड़बड़ हो गई एसएन नोड की, तो एक शॉक दे दोगे तो वो फिर से रिदम उसकी सही हो जाती है। इस वजह से हम डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो डिफिब्रिलेटर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल शॉक को स्टोर करके नॉर्मल रिदम लाने के लिए। इंडिकेट किसमें करते हैं बेटा? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्स टैकीकार्डिया में करते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया डेफिनेशन पता है आपको? पता है ना? नॉर्मल हार्ट रेट पता है? नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100, अगर 100 से ऊपर होता है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, 60 से नीचे होता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में ही जो हम इसको यूज करते हैं। अगर फ्लैट ईसीजी आ रही होती तो हम नहीं करते डिफिब्रिलेटर यूज, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब तक आपका ईसीजी प्लानिंग नहीं मिलेगी तब तक हम डिफिब्रिलेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक। ये बेटा मैनुअल भी हो सकता है, और ये होता है जैसे ही लगाओगे जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं देगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है जो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। वो तभी साथ लेगा जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्स टैकीकार्डिया है तब, ठीक है। ये सिस्टोल है तो नहीं देगा, ये सिस्टोल का मतलब फ्लैट है, ठीक है। उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना, उसके लिए एडीआर दोगे ना सबसे पहले ड्रग। उसके बाद आता है रेस्क्यू ब्रीदिंग। क्या होता है रेस्क्यू ब्रीदिंग? जो होती है पेशेंट हैज पल्स लेकिन वो सांस नहीं ले रहा है, पल्स है सांस नहीं ले रहा है तो ऑक्सीजन दोगे, पल्स नहीं है तो क्या दोगे? एडल्ट में 1 ब्रीथ कितने सेकंड में देते हैं बेटा? नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी होती है? नॉर्मल ब्रीथिंग में कितने की हमारी 12 से 16 होती है। अब 6 को 12 से गुणा करो कितना होता है? 12 पंजे 7, तो लगभग 12 हो गया ना, मतलब कहने का 1 सेकेंड हो गया। चाइल्ड और इन्फेंट में कितना दोगे बेटा? 3 से 5, क्योंकि उनकी ब्रीथिंग रेट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्या करोगे उसके बाद में इंश्योर करोगे कि चेस्ट पूरी तरह दोनों इक्वली राइज हो रहा है कि नहीं। क्यों इक्वली राइज हो रहा है बेटा? क्यों हम देखते हैं दोनों इक्वली राइज हो रहा है? क्योंकि मेरा जो ट्रेकिया होती है बाइफरकेट होकर ब्रॉन्कस बनाती है फिर यहाँ जाता है। अगर दोनों इक्वली राइज नहीं हो रहा तो मतलब किसी भी लेफ्ट या राइट जिधर तक राइज नहीं हो रहा वहाँ उसके ब्रॉन्कस में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है? या तो कुछ ऐसा होगा म्यूकस लंग हो गया। अच्छा बेटा शॉक क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। कभी भी कोई सांप पूछेगा बेटा ये वर्ड है बताया शुरू में, ठीक। और लेट इनऑर्गेनाइजेशन, ठीक। कैसे पहचानोगे बेटा शॉक? चलो ठीक है, ये तो हम डिफिनेशन समझ गए, ये तो डिफिनेशन नहीं पता चलेगा ना। एक पेशेंट आएगा आप कैसे पता चलेगा कि पेशेंट शॉक नहीं है? बताओ, मैंने बता रखा है, थोड़ा ध्यान लगा तो याद रखिएगा। बताओ बेटा, इधर देखो बताओ बेटा। मैंने कहा था कि अगर सिस्टोलिक बीपी 90 से कम, डायस्टोलिक बीपी 60 से कम हो जाए और पल्स जो हार्ट रेट होती है 60 से कम हो जाए तो हम बोलेंगे कि पेशेंट 7 की तरफ जा रहा है, उससे कम हो जाए तो एक क्लिनिकली पहचान कर गया, ठीक है। वाइटल तो लोगे ना कोई पेशेंट आए तो पहचान करोगे। अब क्या करोगे उसके मैनेज के लिए बेटा? फ्लूइड दोगे, इलेक्ट्रोलाइट दोगे, ठीक है। अगर ब्लड लॉस हो गई तो ब्लड दोगे, समझ में आ गया?
अब आ जाओ बेटा हाइपोवॉल्यूमिक साइन। मैंने बोला था आपसे कि अगर फ्लूइड लॉस हो गई, वोमिटिंग करोगे फ्लूइड लॉस हो जाएगी, आपका पेट खराब हो गया, डायरिया होगा तो फ्लूइड लॉस होगी, चोट लग गया ब्लड से फ्लूइड लॉस हो जाएगी बेटा, तो हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डेलिवरीज। ठीक है, तो कुछ ऐसे हाइपोवॉल्यूमिक में क्या होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। क्यों? अब सुनना मेरी बात, कभी कभी ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है, मैंने जो बताया शॉर्ट का डेफिनेशन में। अब यहाँ पे टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया क्यों होगा बेटा? क्योंकि अब मेरे पास अब क्या हो गया, एक नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5 लीटर होती है। जब मेरे पास फ्लूइड ही कम हो गया बेटा, लेकिन हमको टिश्यू को ज़्यादा देना है, तो जल्दी जल्दी कम करने लगे। मेरे ब्रेन को तो होना ही चाहिए ना जितना चाहिए होता है। अब मेरे पास कम हो गया तो उसी को क्या करोगे, बार बार भेजोगे ना, इस वजह से बातें बढ़ेगी। ठीक, कैसे मैनेज करोगे बेटा, ब्लडिंग यहाँ कंट्रोल कर दो, आईवी फ्लूइड दे दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो गया, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कंफ्यूजन एंजाइटी हो जाएगी। कंफ्यूजन एंजाइटी क्यों कम होगी? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा जितना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, ठंडा पड़ जाता, हाथ तक ठंडा पड़ गया है, यहाँ से देखो वीकनेस और टायर्ड होता है, एक हो गया हाइपोवॉल्यूमिक साइन। अब आ जाओ सेप्टिक शॉक में। सेप्टिक शॉक में क्या हो गया बेटा, किसी इन्फेक्शन की वजह से कैसे शॉक में चला जा रहा है, किसी इन्फेक्शन की वजह से शॉक में चला जा रहा है, उसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो इसमें बेटा एंटीबायोटिक के साथ साथ एडीआर देते हैं, वैसोप्रेसर जो होता है एडीआर उसको देते हैं, इसका ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है आपसे। तो सेप्टिक शॉक क्या होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। फीवर होगा, बेसिक क्राइटेरिया फीवर बताता है कि इन्फेक्शन हुआ, बीपी अभी लो रहेगा, मेंटल स्टेटस, मेंटल जो होगा अल्टर हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसे इन्फेक्शन के लिए कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दे दोगे बेटा, फ्रूट्स परफ्यूजन का मतलब फ्रूट होते हैं, ये वैसोप्रेसर जो होता है एडीआर हो गया, नॉन एडमिट। ठीक है, ये होता है। ध्यान से देखो, वहाँ पे बैक्टीरिया तुम्हारा ब्लड वेसल में चला गया, साइटोकाइन्स रिलीज किया। ठीक है, जैसे ही साइटोकाइन्स रिलीज होता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल को वैस्कुलर को परमेबिलिटी वैस्कुलर की बढ़ा देता है, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो जितने भी फ्लूइड होती है वहाँ से लीक कर जाती है। ठीक है, हमारे ब्लड वेसल में क्या हो गया, फ्लूइड कम हो गया। ठीक, तो जब फ्लूइड कम हो गया तो शॉक में पेशेंट चला गया। मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है बेटा, ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में मिलता है। इसमें चेस्ट पेन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन दे दो, आयरन ड्रॉप्स दे दो, जो जो इस रीजन से कम हो रहा है उसको ट्रीट करो। तो देखो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, हार्ट काम ही नहीं कर रहा, मतलब डिमांड कार्डियक मतलब कार्डियक हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है बेटा, कि सपोज कर लो कि आपको पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। ठीक है, आप 60 नंबर लाए तो अच्छा है, लेकिन 48 नंबर चाहिए तो आप फेल हो जाएंगे। तो जितनी ज़रूरत होती है उतना नहीं दे पाते, उसका हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, 5 मीटर नॉर्मल होना चाहिए, कम हो जाएगा बेटा। उसके बाद पल्मोनरी, ठीक है, वेज प्रेशर जो होता है, कैपिलरी वेज प्रेशर वो बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखोगे बेटा हार्ट वाले पेशेंट के ये जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो टप टप करता है, दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस किसके लिए डिपेंड करता है बेटा, सिस्टोलिक बीपी के लिए, डायस्टोलिक डायस्टोलिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिस्टोलिक के लिए कार्डियक आउटपुट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बेटा होता है कार्डियोजेनिक शॉक। आ जाओ एनाफाइलेक्टिक शॉक, हमने एनाफाइलेक्सिस पढ़ा था ना उसमें। ठीक है, अब क्या होगा, वो भी तो साइटोकाइन्स रिलीज करेगा, वो भी ब्लड वेसल को से ब्लड को बलून को लीक करा देगा। ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में होता है बेटा, स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग क्यों होगा बेटा, क्योंकि लीक करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया ना, हमको एडिमा क्यों होगा, क्योंकि हमको नॉर्मल जो फ्लूइड होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ब्लड वेसल में होना चाहिए था, वो लीक करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट होने लगा, तो उसको एडिमा बोलेगा। ठीक है, देखो एडिमा तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्या मिलेगा, अब ब्लड वेसल में नहीं है तो हाइपोटेंशन मिल जाएगा, मतलब बीपी कम हो जाएगा, आपका रैश हो जाएगा, एलर्जी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या दोगे बेटा, एलर्जी रिएक्शन के लिए एपिनेफ्रिन दे दोगे, कम होने के लिए ऑक्सीजन दोगे, आईवी दोगे, कोई भी एंटी हिस्टामिन दोगे।
ठीक है, एलर्जी में इंटेस्टाइन में देते हैं, एविल जो बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ एविल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक सर्कुलेशन। ठीक है, आ जाओ सेप्टिक एंड मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। क्या होता है? सेप्सिस एंड मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। इसमें क्या होता है? जो सेप्सिस का मतलब होता है कि जो चोट लग गया वो खत्म नहीं होगा। अभी सेप्टिक पढ़ा था ना, इन्फेक्शन की वजह से। एक लाइट कंडीशन होती है इन्फेक्शन की वजह से। इसमें क्या होता है? मतलब मल्टी ऑर्गन का मतलब हो गया क्या कि आपका लीवर भी खराब हो जा रहा है, हार्ट भी खराब हो जा रहा है, किडनी भी खराब हो जा रहा है, ब्रेन भी खराब हो जा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी ऑर्गन डिसीज। ठीक है, इसकी वजह से होता है सेप्सिस की वजह से। भाई जब किसी को इन्फेक्शन होगा तो एक ही ऑर्गन में चल जाएगा, सभी ऑर्गन में चल जाएगा ना। अब ध्यान से देखो बेटा, ये कार्डियोजेनिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा तो क्या क्या होगा? ठीक, उसके बाद फिर रीनल में क्या होगा? यूरिन का कम होना, पीरियड का बढ़ जाना। ठीक है, लीवर में दिक्कत होगा तो बिलिरुबिन का बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद न्यूरोलॉजी में चले जाओगे तो तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, अल्टर हो जाएगा, हेलुसिनेशन होने लगेगा। मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं उस सबको रिपोर्ट करो जिस ऑर्गन से। उसके बाद आ जाओगे मॉनिटर एयर अंडर सेप्सिस। हालांकि हमने बता रखा था कि वाइटल कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो वाइटल साइन हमने मॉनिटर में बता रखा वो करोगे। ऑक्सीजन देखोगे, सिचुएशन कम होगी तो दोगे, सॉफ्ट लाइन ऑफ रोड दोगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, उसके बाद फिर एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा तो मत पूछो। उसके बाद आ जाओगे इमरजेंसी इक्विपमेंट, क्या क्या होना चाहिए इमरजेंसी में। कभी इमरजेंसी में गए हो आप तो दिमाग से सोचो ना वहाँ क्या क्या होना चाहिए। देखो सेफ्टी पिन होना चाहिए, रेस्टिलेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, इमरजेंसी किट होना चाहिए, जितनी भी इमरजेंसी दवाइयाँ होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सीजर होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? निडल, वो जो पकड़ते हैं इसको, छिंटी को हिंदी में अंग्रेजी क्या बोलते हैं? और सिर्फ चलो बोल लो, लेकिन उसको हाथों से बोल सकते हैं, उसको कुछ और बोलो। ठीक है, मतलब जितने भी इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी वो भी इमरजेंसी होती है। तो प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट इंश्योर इफेक्टिव केयर, रेगुलर चेक एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसेंशियल। अब आ जाओ बेटा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस। तो जितने भी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस होते हैं, अभी कोविड हुआ था ना, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या दे रहे थे बेटा? नेजल कैनुला दे रहे थे। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे थे? फेस मास्क दे रहे थे। नेजल करना मतलब छीट फेस मास्क पूरा मास्क होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नेजल कैनुला हो गया, हमारा फेस मास्क हो गया, रीब्रीदिंग मास्क हो गया। रीब्रीदिंग मास्क को कैसे पहचानोगे? सब कुछ सेम ऐसे होता है, यहाँ पे बैग लगा होता है। ठीक है, उसके बाद एक मशीन होती है HFNC, उससे भी होता है वेंटिलेशन सी पैक होता है। ठीक, तो नेजल कैनुला हो गया, सिंपल फेस मास्क हो गया, नॉन हो गया, वेंचुरी डिवाइस हो गई। एक बेटा वेंचुरी डिवाइस ध्यान से देखोगे, कलर कोडिंग आती डिवाइस ऐसे डब्बे की तरह, उसमें पाइप निकला। एक करेक्ट हाइपोक्सिया करेक्ट करने के लिए, हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाए ना, CO2 ब्लड का। सक्शन का काम क्या होता है बेटा? मैंने बताया था आपसे कि कभी भी अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो उसको सक्शन बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तो मेरा जो एपिग्लॉटिस होती है, ठीक है, पहले क्या होता है जब ओसोफेगस में जाता है एपिग्लॉटिस क्या करती है? सॉरी, सांस लेती है एपिग्लॉटिस ओसोफेगस को बंद कर देता है, मसल रिलैक्स हो जाता है, तो हम जो भी फ्लूइड होती है वो ट्रेकिया में जाने लगती है, तो क्या हो जाएगा? पेशेंट एक्सपायरेट कर जाएगा। ट्रेकिया में क्या जाएगा? फैल जाएगा पूरा लंग्स में, तो सांस का क्या नहीं होगा? डिफ्यूजन नहीं होगा। पेशेंट उसको बोलते हैं एक्सपायरेट करते हैं। तो इस वजह से सक्शन का जरूरत होना है, क्लियर करता है एयरवे सर्कुलेशन, जो म्यूकस वगैरह हो गया उसको क्लियर करता है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं बेटा? हम OT में और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कोई ऑपरेशन होगा तो उसको फ्लूइड यहाँ देगा, उससे निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मैनुअल और इलेक्ट्रिकल दोनों होता है। जो इलेक्ट्रिक से होता है इलेक्ट्रिक से, जो मैनुअल होता है मैनुअल होता है। ये प्रेशर करेक्ट करता है, स्टोयाकिक में इंश्योर करता है। ये तो हमेशा आंसर करते हैं ना। होता क्या है? सक्शन मशीन समझ में आता है ना, उसका मेन बेसिक फंक्शन है रेस्पिरेशन से कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आ जाओ बेटा डिफिब्रिलेटर एंड वेंटिलेटर क्या होता है? तो डिफिब्रिलेटर कार्डियक कोऑर्डिनेटर कार्डियक रिदम को रिस्टोर करने के लिए होता है, जो मशीनों में दिखाया था हमने। उसके बाद आ जाओ वेंटिलेटर क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में जितना हमने फेस मास्क वगैरह जितना भी नॉर्मल ऑक्सीजन दे रहे तो उससे नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने सांस नहीं ले पा रहा है, हम उसको मशीन से सांस ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, वेंटिलेटर बोलते हैं। ठीक, कहते हैं ना वेंटिलेटर पर चला जाता है।
फुलमेंट जाता तो वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि सांस तो अपने से ले नहीं पा रहा है, तो मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इसमें। ये क्या करता है बेटा, इसमें सेटअप होता है कि हमको कितना ऑक्सीजन पेशेंट को देखता है, पूरा सेटिंग होता है, उस मशीन में सेटअप करके डाल देता है कि वगैरह कितना रेट, कितने सेकंड की, कितनी ज़रूरत होती है। हम जितना एक बार में सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइडल बलन बोलते हैं, 500 ml एक बार में लेते हैं, ठीक है, कितना ज़रूर जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा, इसके विषय में लेकर में डिस्कस कर रखा है कि फिक्स अमाउंट के फिक्स रेट पर ड्रग डिलीवरी के लिए हम इस इन्फ्यूजन पंप को यूज करते हैं, ठीक है। एक पूरे ड्रग एंड फ्लू डिलीवरी को यूज करते हैं, आईसीयू इमरजेंसी केयर में यूज करते हैं, करेक्ट है अलार्म सेटिंग तो होता है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ता पेशेंट का स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं। स्टेबलाइजेशन के लिए ABCD, ए से क्या हो गया, बी से, सी से, अब डी से फिर पूछूंगा तो ये बताओ, बी से डिसेबिलिटी होता है, बी से इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, जरूर याद रखना, ठीक है। तो आते हैं एम्बोलाइजेशन, ऑक्सीजन थेरेपी है, क्या करोगे, IVSS। सबसे पहले तो पेशेंट आता है, सबसे पहले यही तो करोगे ना, ठीक। उसके बाद आता है ट्रायल्स, इसके हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, याद है। सबसे पहला कौन होता है ना, चलो ठीक है, होता है रेड से बोलिए। उसके बाद बोलना था ना, हाँ रेड होता है। दूसरा बेटा सीवियरिटी के बेस पे होता है ना, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है, बाकी मुझे बता रखा है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, कोऑर्डिनेशन देता है हेल्थ केयर टीम। देखो डॉक्टर हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गई, OT टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, एक पूरी टीम होती है, पूरा सब मिल के काम करते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर, नर्स, OT टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ का होना जरूरी है टीम में, ठीक है। और कितना अच्छा दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, डॉक्टर मतलब एक जो डॉक्टर, नर्स, OT टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ के बीच जितना ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा बेटा, उतना उस पेशेंट के लिए फायदा है और हमारे हेल्थ के लिए, मतलब हमारे इसके लिए, पेशेंट के लिए तो है ही। हाँ, जब हम अपने पेशेंट इलाज करोगे तो अपना नाम भी तो होगा ना, हॉस्पिटल का भी नाम होगा ना, उसके लिए होगा टीम वर्क जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कंक्लूजन। ये तो खुद समझ में आ गया होगा क्या कंक्लूजन है बेटा, लाइफ सपोर्ट, किसी को बचा ले जाए, हेल्थ प्रोपोर्शन होने बस इससे अच्छा क्या चाहिए होता है, ठीक है। CPR के बारे में जान गए आप, स्वास्थ्य कैसे मैनेज करोगे, कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, प्रॉपर टीम वर्क कैसा होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे, सब आपको पता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कुछ लोग कुछ भी पूछना हो, कुछ पूछना पूछ लो, तो कुछ भी पूछना हो बताओ। मेडिकल साइंस में तुम्हें जो नहीं समझना था पूछना, कुछ भी पूछ लो।